Well, dramatic developments at Bombay House today. This was supposed to be a routine board meeting. Noel Tata, the chairperson of Tata Trust, raised certain objections. That N. Chandrasekaran steps down as the Tata Sons chairman ahead of the AGM. 24 फरवरी 2026 देखिए इस दिन होने वाली थी टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग और उससे पहले ही टाटा ग्रुप की ट्रस्ट और बोर्ड ने मिस्टर एन चंद्रशेखरन को उनके थर्ड टर्म के लिए अपना सपोर्ट दिया था। यानी इस मीटिंग से पहले ये लगभग तय था कि मिस्टर एन चंद्रशेखरन जो टाटा ग्रुप को पिछले 10 सालों से लीड कर रहे हैं उनको और 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। इस बोर्ड मीटिंग में फिर वोटिंग की गई कि कौन बनेगा अगला चेयरपर्सन और उसके बाद जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। अब देखिए इस बोर्ड मीटिंग में कुल मिला के 6 लोग थे जो टाटा सन्स के बोर्ड पर बैठते हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं। उसमें से 4 लोगों ने मिस्टर एन चंद्रशेखरन को सपोर्ट किया कि हमें थर्ड टर्म के लिए एन चंद्रशेखरन ही चाहिए। 5वें मिस्टर एन चंद्रशेखरन खुद थे। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में वोटिंग है तो मैं साइड में रह जाता हूँ। फिर बचे एक और मेंबर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मिस्टर एन चंद्रशेखरन को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में 4 वर्सेस 1 की फाइट थी। अगर ये कोई नॉर्मल डिसीजन मेकिंग होती तो क्लियर कट विनिंग थी मिस्टर एन चंद्रशेखरन के लिए, लेकिन क्योंकि ये टाटा ग्रुप की बैटल थी तो यहाँ पर चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। इस 4 वर्सेस 1 के बावजूद भी मिस्टर एन चंद्रशेखरन नेक्स्ट चेयरमैन बनेंगे ये कंफर्म नहीं था। अब यहाँ पर मिस्टर एन चंद्रशेखरन के सामने 2 ऑप्शंस थे कि फाइट करो और चेयरमैन बनो। थोड़ी बहुत फाइट तो करनी पड़ेगी क्योंकि एक वोट आपको नहीं मिला है, लेकिन आपको बता दूं कि जो एक वोट उनको नहीं मिला था वो था मिस्टर नोएल टाटा का, जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई है। अब उनका वोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि 4 वर्सेस 1 की फाइट में भी उनके वोट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको इनके ग्रुप स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, जो पेपर पर तो बड़ा परफेक्ट है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये पूरा आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेगी कि इस पर एक इजीली नेटफ्लिक्स की जबरदस्त सीरीज बन सकती है, ना कि नॉर्मल सीरीज हिट हो जाएगी 100%। अब ये जो डालम डोली ये 6 महीने तक चला, कोई डिसीजन निकल कर नहीं आई और बाद में मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने खुद कहा कि मैं अभी 28 फरवरी 2027 जो मेरे टर्म का आखिरी दिन है उस दिन मैं चला जाऊंगा, कोई और चेयरमैन उस टाइम आ जाएगा। जैसी न्यूज बाहर आ गई टाटा ग्रुप के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए। एक दिन में टाटा ग्रुप के लिस्टेड स्टॉक्स की वैल्यू 47,412 करोड़ से कम हो गई। अब ये अकेला स्टैट मिस्टर चंद्रशेखरन और उनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत कुछ बताकर जाता है कि शेयर होल्डर्स को शायद चाहिए था कि वही कंटिन्यू करें। और इसी के साथ एक ऐसी चीज हो गई कि 108 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि टाटा सन्स की जो एनुअल जनरल मीटिंग थी वो उसे फिर कुछ टाइम के लिए फिलहाल टेम्पररी रोकना पड़ा। तो चलिए समझते हैं इन सारी चीजों को, लेकिन सबसे पहले समझते हैं टाटा ग्रुप के स्ट्रक्चर को, जहां पर एक रियल प्रॉब्लम छुपी हुई है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए अब ये चीज तो सबको पता है कि टाटा ग्रुप की जो भी कंपनीज है उनकी ओनरशिप है टाटा सन्स के पास। तो टाटा सन्स बेसिकली TCS हो, टाइटन हो, वोल्टास हो, इनकी जितनी भी कंपनीज है टाटा ग्रुप की उनके शेयर्स को होल्ड करती है। वहां पर शेयर होल्डर आप देखेंगे जैसे TCS में लगभग 73% स्टेक टाटा सन्स का है, वैसे हर कंपनी में टाटा पावर हर किसी में टाटा सन्स की ओनरशिप है। अब ये जो टाटा सन्स है, आपको लगेगा अभी टाटा सन्स है तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है उनके हाथ में सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रशेखरन थे, लेकिन उनके हाथ में भी सब कुछ नहीं है। उन्हें भी रिपोर्टिंग किसी और को करनी पड़ती है एक स्टेप ऊपर। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि फिर टाटा सन्स को कौन करता है। तो डिफरेंट टाटा ट्रस्ट, जिसमें से 2 मेजर है, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट, जिसमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के पास लगभग 28% स्टेक है और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास 23.56% का स्टेक है। और बाद में फिर छोटी मोटी ट्रस्ट है जिनके पास किसी के पास 3% तो किसी के पास 4% इस तरह का स्टेक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सेक्टरल एनालिसिस, उसका मैनेजमेंट एनालिसिस, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस और उसका वैल्यूएशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब एशियन पेंट्स का एक एग्जांपल लीजिए कि इंडस्ट्री प्रॉब्लम की वजह से हर कंपनी को प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। ये सारी चीजें आप एडवांस में पता कर सकते हो रिसर्च स्किल सीखकर हमारे ERAC यानी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहॉर्ट में। ये 2 मंथ्स का वीकेंड प्रोग्राम है जहां पर बड़े आसानी से आप स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें आसानी से सीख जाओगे। इनफैक्ट इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की तरह रिसर्च रिपोर्ट बनाने तक। तो जनरली क्या होता है कि स्टॉक तो हम इजीली ढूंढ लेते हैं, लेकिन कन्विक्शन नहीं आता कि हम उसमें इन्वेस्ट करें, और उसी के चलते बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है। बाद में लगता है कि अरे काश मैंने इन्वेस्ट किया होता। यही कन्विक्शन और रिसर्च आपको इस कोहॉर्ट में सिखाया जाएगा, जो आपका मेन प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देगा। सी यू देयर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब ये पूरा स्ट्रक्चर समझने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप मुझे बताइए कि सबसे पावरफुल पर्सन कौन है इस पूरे हायरार्की में, तो आप कहेंगे कि वो पर्सन जो टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है। और वो कौन है? ही इज नथिंग बट मिस्टर नोएल टाटा, जिनकी अपॉइंटमेंट रतन टाटा के गुजरने के बाद हुई।
अक्टूबर 2024 में रतन टाटा जाने के बाद बहुत सारी चेंजेस यहाँ पर हुई, तो नोएल टाटा यहाँ पर आ गए और फिर जो पर्सन वहाँ पर है टाटा ट्रस्ट का चेयरपर्सन, वो फिर हो गया किंग। तो जब वोटिंग थी तो बोर्ड रूम में कौन कौन था उसे पहले समझते हैं। तो वहां पर थे नोएल टाटा, उसके बाद वेणु श्रीनिवासन जो वाइस चेयरमैन है टाटा ट्रस्ट के, उसके बाद एन चंद्रशेखरन क्योंकि वो टाटा सन्स के चेयरमैन थे, और उसके बाद सौरभ अग्रवाल जो ग्रुप सीएफओ है टाटा ग्रुप के। इन 4 लोगों के अलावा 2 और लोग हैं जो बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इन 6 में से अगर आप देखोगे तो वाइस चेयरमैन जो थे टाटा ट्रस्ट के, उसके बाद जो दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सौरभ अग्रवाल, सब ने मिस्टर एन चंद्रशेखरन को सपोर्ट किया 3rd टर्म के लिए। नोएल टाटा ने नहीं किया, एंड बिकॉज ये सबसे ऊपर आते हैं हायरार्की में, तो इनकी वोट की पावर काफी ज्यादा है। अब ऐसे में उनके एक वोट ना मिलने की वजह से ये चीजें रुक गई, 6 महीने तक आगे पीछे हो गई, लेकिन बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो मिस्टर एन चंद्रशेखर ने सोचा कि ठीक है अब यहाँ पर कुछ फाइट वाइट करके फायदा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चलो अभी रुक जाते हैं। लेकिन इस पूरे चीज को आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों से टाटा ग्रुप हमेशा न्यूज में रहा है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही नोएल टाटा आने के बाद टाटा ग्रुप में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। क्या हुआ, तो जो 2 बिग चैरिटेबल ट्रस्ट है उनमें से एक सर रतन टाटा जो ट्रस्ट है, उसे स्टेट चैरिटी रेगुलेटर ने मीटिंग लेने से बाहर कर दिया। अब ये सुन के आपको लगा होगा कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की होगी, लेकिन टाटा ग्रुप है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हुआ क्या था कि सर रतन टाटा ट्रस्ट के सिटिंग ट्रस्टी को वोट आउट कर दिया गया, और वो भी ऐसे व्यक्ति को जो रतन टाटा के काफी क्लोज थे। इनका नाम था मेहली मिस्त्री, जो मिस्त्री फैमिली से आते हैं। लेकिन मेहली मिस्त्री चुप नहीं बैठे, उन्होंने बोला कि मैं फाइट बैक करूंगा। वो चले गए रेगुलेटर के पास, तो रेगुलेटर ने टेम्पररी इस पूरी ट्रस्ट को ही फ्रीज कर दिया, साथ ही बोला कि कोई नई मीटिंग वो ना ले। अब इस एक ट्रस्ट के फ्रीज होने की वजह से टाटा ग्रुप की जो प्रॉब्लम है ये और ज्यादा बढ़ गई है। मतलब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा ये अभी और भी काफी प्रॉब्लमेटिक हो गया है। मैं समझा तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझा देता हूँ कि नोएल टाटा को शायद क्यों प्रॉब्लम हुई होगी मिस्टर एन चंद्रशेखरन से। सो देयर वर डिसएग्रीमेंट्स रिलेटेड टू 2 थिंग्स जो प्राइमा फेसी दिखती है। तो उसमें से पहली चीज को समझते हैं। तो देखिए 2013 से 2023 इन 10 सालों में टाटा सन्स की जो डिविडेंड इनकम है उसमें से 90% डिविडेंड इनकम सिर्फ एक कंपनी से आई, वो थी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि टाटा टीसीएस बहुत बड़े बड़े डिविडेंड दे रही है, एआई में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो टाटा ग्रुप का बिजनेस करने के 2 इंटेंशंस है। पहला तो हर किसी बिजनेस का होता है प्रॉफिट, लेकिन दूसरा ऐसा जो हार्डली किसी बिजनेस का होता है वो है उन पैसों से चैरिटी। तो बहुत पहले, कई सालों पहले इन्होंने बहुत सारी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई और सही में उस तरीके से काम भी करना शुरू किया। जैसे कि आपको बता दूं कि इन ट्रस्ट ने इंडिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया जिसका नाम है द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। 1941 में यह हॉस्पिटल बनाया गया। उसी के साथ एजुकेशन स्पेस में काफी सारा काम किया गया। बड़े बड़े साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाने में इनका बहुत अहम रोल रहा है। साथ ही जिन लोगों के पास कैंसर ट्रीटमेंट या सर्जरी करने के लिए पैसे नहीं होते उनको भी यहाँ से इन ट्रस्ट के द्वारा पैसे मिलते हैं। और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं होते उनके पास, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। जैसे कि मैं खुद भी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज के टाइम सिलेक्ट हुआ था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि जब आप डिविडेंड के लिए 90% डिविडेंड के लिए सिर्फ एक कंपनी पर डिपेंड हो, तो जब उस कंपनी के अच्छे दिन तो आपके अच्छे दिन, जब उस कंपनी के बुरे दिन तो आपके भी बुरे दिन। अब पिछले 5 सालों में शॉकिंगली क्या हुआ कि ट्रस्ट ग्रांट के तौर पर जो पैसा देती है वो पैसा पिछले 5 सालों में 40% कम हुआ। अब देखा जाए तो टाटा ग्रुप अपना बिजनेस ही इसलिए करते ताकि वो अच्छे बड़े स्केल पर चैरिटी भी कर पाए। अब यहाँ पर ये पैसे का फ्लो कम हो रहा था। इसका एक मेन रीजन ये भी था कि टीसीएस की जो बिजनेस ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई। एक तो आप कह सकते हो कि एआई बूम आ गया, एंड सेकंड कंपनी ने कभी खुद में इन्वेस्ट ही नहीं किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बाकी चीजों में फटाफट डिविडेंड निकालते रहे, तो वो भी चीज लॉन्ग टर्म में हैम्पर होती चली गई। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें थी जो इनसाइडर कहते हैं कि जिसकी वजह से मिस्टर नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स थी। जैसे कि मिस्टर चंद्रशेखरन के अंडर टाटा ग्रुप ने अपनी जो एयरलाइन है जो उन्होंने खुद शुरू की थी, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया, जिसे उन्होंने 2700 करोड़ में गवर्नमेंट से ले लिया, बदले में काफी सारे कर्जे भी पे करने थे। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। अब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदने के बाद ईयर ऑन ईयर चीजें इंप्रूव ही होती जा रही थी, लेकिन बीच में फिर हो गया एक्सीडेंट जिसमें 260 पैसेंजर्स की मौत हुई, और उसके बाद फिर एयर इंडिया के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी ज्यादा बिगड़ने लगे। उस फाइनेंशियल ईयर में एयर इंडिया के लॉसेस डबल से ज्यादा बढ़कर 22,238 करोड़ थे। ये वही पैसा था जो टाटा ग्रुप को जेब से भरना पड़ा क्योंकि कंपनी लॉस में थी। साथ ही एन चंद्रशेखरन की जो कुछ न्यू बेट्स थी वो भी सही से वर्कआउट नहीं की, जैसे कि उनकी कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी को भी लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी बीच देखा जाए तो कुछ डिसीजन मिस्टर एन चंद्रशेखरन की ऐसी थी जिसकी वजह से ग्रुप कंपनीज को लॉसेस हुए, और लॉसेस का सीधा इंपैक्ट उन चैरिटेबल ट्रस्ट के डिविडेंड पर पड़ा। तो कम डिविडेंड आया तो ग्रांट भी उन्हें कम देनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर एन चंद्रशेखरन पूरी तरह से गलत नहीं थे। कुछ बिजनेस ऐसे हुए जो ऑफकोर्स फेल हो गए, और कोई भी पर्सन चलाता है तो ऐसा नहीं कि हर बिजनेस चलेगा, नया बिजनेस कुछ ना कुछ फेल भी होंगे। तो उनका नया कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस जरूर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उनका जो नया इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वो बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा है।
मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया हमेशा से आगे नहीं रहा है, लेकिन उनकी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे नंबर 1 प्लेयर बनने की तरफ जा रही है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। एप्पल के आईफोन फिलहाल इंडिया में सबसे ज्यादा यही कंपनी बना रही है। सेमीकंडक्टर में भी ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 2-3 प्लांट्स का इन्हें अप्रूवल भी मिला है गुवाहाटी में और आई थिंक सानन में भी। साथ ही एक और अचीवमेंट उनकी जो मानी जा सकती है वो ये भी है कि बहुत स्टेबल तरीके से उन्होंने पूरे ग्रुप को संभाला, क्योंकि हम सभी को पता है कि 10 साल पहले भी कुछ इस तरह की चीज़ हुई थी जब मिस्टर साइरस मिस्त्री कंपनी के चेयरमैन थे। साइरस मिस्त्री अगेन मिस्त्री फैमिली से आते हैं जिसका कुछ स्टेक टाटा सन्स में है, तो ऐसे कोई आउटसाइडर वो नहीं थे। लेकिन अगेन उनके बीच कोई डिसएग्रीमेंट्स हुई, उनके और मिस्टर रतन टाटा के बीच बिजनेस को चलाने से लेकर, तो उन्हें बाद में हटाया गया और उनकी जगह और मिस्टर एन चंद्रशेखरन आए। तो ये पूरे सिस्टम में टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन और टाटा सन्स का चेयरमैन दोनों एकदम सेम थॉट प्रोसेस से अगर चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ चलेगी। तो पहले मिस्टर रतन टाटा जब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे और मिस्टर एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन थे, तो दोनों का बराबर दोनों सिंक में थे, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जैसे मिस्टर रतन टाटा चले गए, उनकी जगह पर आ गए नोएल टाटा। अब नोएल टाटा और अगेन ये जो चेयरमैन है मिस्टर एन चंद्रशेखरन, इनके बीच सिंक नहीं है, डिसएग्रीमेंट्स हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि टाटा सन्स के जो बिजनेसमैन का जो काम है वो ये है कि बिजनेस बढ़ाना, एंड टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन का काम है कि चैरिटी पर अच्छे से काम करना, उसे भी बढ़ाते रहना। और हो सकता है कई बार कि दोनों सिंक में ना हो, कि बिजनेस चलाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए आपको पैसा लगे तो शायद डिविडेंड कम देना पड़े ऊपर। तो जब भी ऐसा डायलेमा होता है तो उसमें हारना एक ही व्यक्ति को है, वो है टाटा सन्स का चेयरमैन, क्योंकि उसकी हायरार्की नीचे है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद शायद आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मिस्टर नोएल टाटा ने मिस्टर एन चंद्रशेखरन को इसलिए हटाया क्योंकि वो खुद टाटा सन्स के चेयरमैन बनना चाहते हैं। लेकिन 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि शायद टाटा ग्रुप ने से इन चीज़ों को पहले ही भाप लिया था। 2022 में कुछ रूल्स टाटा सन्स में चेंज हुए। वो रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो व्यक्ति टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन है वो टाटा सन्स का चेयरमैन नहीं बन सकता। यानी नोएल टाटा खुद टाटा सन्स के चेयरमैन अब नहीं बन सकते, किसी और व्यक्ति को ही बनना पड़ेगा। उस और व्यक्ति को जिसे बनना है उसे मिस्टर नोएल टाटा का भी वोट लेना है और मेजोरिटी वोट्स भी लेने हैं। उसमें भी अभी दिक्कत क्या है वो समझिए। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने पेपर डाल दिया, रेजिग्नेशन दे दिया है, तो नया कोई व्यक्ति आएगा, बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इतना बड़ा ग्रुप है, इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है ये, और ये पूरा ग्रुप फिलहाल डायलेमा में है इस चीज़ को लेकर कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा। और उस चीज़ को एक चीज़ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है, वो क्या, ये जो प्रोसेस है इनके कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो रूल बुक क्या कहती है कि जो नेक्स्ट चेयरमैन बनेगा वो एक कमेटी तय करेगी, और ये कमेटी में कौन कौन होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये दो बड़ी ट्रस्ट डिसाइड करेगी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट। लेकिन जो मेहली मिस्त्री वाला सीन हो गया उसके बाद सर रतन टाटा ट्रस्ट को तो बाहर कर दिया गया, वो तो खुद की मीटिंग नहीं कर सकते, तो बाकी मीटिंग क्या करेंगे, तो रही एक ट्रस्ट। लेकिन रूल बुक कहता है कि एक ट्रस्ट नहीं, दोनों चाहिए। तो मुझे ये फिलहाल लगता है कि जब तक सर रतन टाटा ट्रस्ट का इश्यू सॉल्व नहीं होता, ये डायलेमा और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी नया चेयरमैन ढूंढना है, तो रूल बुक तो कुछ और ही कह रही है। तो इस पूरे सिनेरियो के बाद दो तरीके के लोग हैं। पहले वो जो मिस्टर एन चंद्रशेखरन को थोड़ा अपोज कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जहां पर मार्केट ने 13.2% के रिटर्न्स दिए हैं, वही टाटा ग्रुप का जो मार्केट वैल्यू है वो इस दौरान 12.4% पर ईयर से बढ़ा है। यानी कि देखा जाए तो जो इंडेक्स है उससे थोड़ा कम बढ़ा है। लेकिन कुछ लोग जो मिस्टर एन चंद्रशेखरन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ, तो मेरा ये बेसिकली कहना है कि ये ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो 12.4% स्पीड से भी अगर आप उसे बढ़ा रहे हो तो दैट्स अ गुड स्पीड फॉर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया। एंड ये भी 12.4% की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती थी अगर इनकी लिस्टेड कंपनी ज़्यादा होती थी, क्योंकि देखा जाए राइट नाउ तो पिछले कुछ सालों में इनकी जो ओल्ड बिजनेसेस है जैसे TCS वगैरह, उनकी ग्रोथ जरूर स्लो डाउन हुई है, लेकिन नए बिजनेसेस में पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई। अब इसके लिए कई सारी बेट्स ली गई, लेकिन जो सबसे बढ़िया वर्कआउट हो गई वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर लिस्ट हो जाए तो एक तगड़ा मार्केट वैल्यू टाटा ग्रुप को उससे मिल जाएगा। और साथ ही अभी तो फिलहाल कह रहे हैं कि ब्रेक इवन के आसपास है, लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी वो प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। स्केल काफ़ी बड़ा है। तो TCS के बाद जो नेक्स्ट कंटेंडर मुझे लगता है जो अच्छा खासा डिविडेंड टाटा ट्रस्ट को दे सकता है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, जो एन चंद्रशेखरन के अंडर काफ़ी उसका फाउंडेशन अच्छा सा बन चुका है और स्केलिंग की तरफ भी वो निकल चुका है। और मिस्टर एन चंद्रशेखरन के अंडर कुछ और भी टाटा ग्रुप की कंपनीज लिस्ट हो गई, जैसे कि टाटा कैपिटल, टाटा इंजीनियरिंग, एंड इनके भी नंबर्स देखे मैं, टाटा कैपिटल के नंबर ऐसे यूं ही देख रहा था, तो आई कुड सी अमेजिंग ग्रोथ देयर। तो जो भी नई नई कंपनीज ये लिस्ट कर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पर ड्राइव हो रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद अभी नेक्स्ट पर्सन कौन आएगा उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है पूरे टाटा ग्रुप का भविष्य, क्योंकि मिस्टर एन चंद्रशेखरन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आउटसाइडर थे सही मायने में, उनके पास कोई स्टेक नहीं था। वो जब आए तो 1987 में उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था और पूरी लाइफ वो टाटा ग्रुप में ही रहे। 2009 में वो TCS के CEO बने और फरवरी 2017 में
उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। ये काफी एक अनयूजुअल चॉइस थी क्योंकि उससे पहले जितने भी टाटा ग्रुप के चेयरमैन आए वो सारे टाटा फैमिली से जुड़े हुए थे, लेकिन मिस्टर रतन टाटा ने थोड़ा ऑड डिसीजन यहाँ पर लिया और वो जो ऑड डिसीजन था वो वर्कआउट भी किया। जब मिस्टर चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के सीईओ बने तो ग्रुप का जो वैल्यूएशन था लिस्टेड कंपनीज का वो 8.22 लाख करोड़ था, और अब उन्होंने जब डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ तो उन लिस्टेड कंपनीज का वैल्यूएशन 24 लाख करोड़ हो चुका है, और साथ ही उसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा बिजनेस बनाया जो फिलहाल प्राइवेट है। तो इस नेटफ्लिक्स सीरीज के सीजन 2 में हमें ये समझ में आएगा कि कब तक और कैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट का इशू सॉल्व होता है, कौन चेयरमैन बनता है, और चेयरमैन बनने के इस प्रोसेस में बोर्ड के अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम में चल रही है। क्योंकि मिस्टर नोएल टाटा आने के बाद जो बोर्ड रूम है काफ़ी वोलेटाइल बन चुकी है, स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा। सो सीजन 2 भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा अंदर का मामला आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज कोई भी, जब मैंने भी इसे बाहर से देखा तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब इस पर रिसर्च शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि यार इस पर वीडियो ज़रूर बनता है। ये जब सबको समझ में आएगा तब उनको समझ में आएगा कि बाहर से कई बार हमें लगता है कि बहुत चीज़ें सॉर्टेड है, लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें बड़े बड़े बिजनेस में भी हिली हुई है, जिन्हें प्रॉपरली सॉर्ट आउट करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि ग्रुप काफ़ी बड़ा है। तो अभी अचानक से बड़े चेंजेस यहाँ पर नहीं किए जा सकते। तो अगर आप भी कंपनी चलाते हो, आप भी कोई ग्रुप चलाते हो, तो आपको इन चीज़ों का भी सही से ध्यान रखना होगा। प्रॉपर रूल बुक आने वाले 50 साल 100 सालों को ध्यान में रखकर बनानी पड़ेगी अगर इस तरह का फैमिली बिजनेस आपका है तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाते थे हमारे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहोर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आपको सीखने मिलेगा स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ। तो अगर आप रेडी है रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए या फिर रिसर्च एनालिस्ट की तरह सोचने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये कोहोर्ट आपके लिए है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स।